लें जी, बाकी फिर इंशाल्लाह अब अगली किस्त में अब आ जाए IAS 16 में। अब बस अब ज़्यादा बोझ निकल गया, ठीक है। वैसे भी IAS 16 का सिर्फ अब एक सफ़ा रह गया था, क्योंकि मैंने कल डिस्क्लोजर सारी पढ़ा दिए थे, वो बस टेबल वाला एक सफ़ा रह गया है। MCQs हैं, बहरहाल आपने तो कर ही लिए होंगे, लेकिन कुछ MCQs मैं फिर भी करवाऊंगा। जब तक वो करवा ना लूँ मेरी तसल्ली नहीं होती, फिर गो थ्रू करूंगा सारे MCQs से, तसल्ली तभी होती है आपकी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला ये चैप्टर है, ये आपको खुद ही पता लग जाएगा। पहले दिन तो शायद मेरे पे एतबार ना किया हो आपने, मैंने आपको कहा था कि 30 नंबर तक पर्चा इसमें से आता है। अब कोई इसको साबित कर दे, बज़ाहिर नहीं कर सकेगा। क्यों? तो इस पर्चे का, इस टॉपिक का, प्योरली इसी का सवाल तो शायद 15 से 18 नंबर का आएगा। तो मैं 30 भी सेफ कह रहते हुए कह रहा हूँ, इससे भी ऊपर होगा। वजह क्या है भाई, मार्क्स तो हर एडजस्टमेंट के सवालों में होते हैं, इसकी एडजस्टमेंट आपको हर सवाल में मिलती है। अब IAS 40 के साथ मिक्स चल रहा है, ये IAS 23 के साथ ये मिक्स होता है, IAS 23 इसमें मिक्स हो सकता है। चलो आपको जी मिक्स होगा तो वही प्योर सवाल बनेगा ना, कुछ और बताओ। मैंने कहा IAS 8 के सवाल में भी यही IAS 16 की रिवैल्यूएशन आ रही होगी। चेन इक्विटी का टॉपिक है, IAS 8 का सवाल है, ठीक है, उसमें भी यही। ये तो 5-6 टॉपिक्स हैं इसके साथ ना, ठीक है। चेन इक्विटी के टॉपिक में IAS 8 में भी यही जी। कुछ और बेटा, फिर फाइनल अकाउंट के अंदर भी इसकी एडजस्टमेंट, और कुछ भाई NPO में भी ये नजर आएगा आपको IAS 16 जी। और कुछ भाई डिस्कशन में तो आपने रेशियोज के अंदर भी इसके बारे में बात करनी है। वो टॉपिक रह तो नहीं गया, कैश फ्लो उसमें भी है। तो फिर बोरिंग कॉस्ट से पहले कह दिया ना, मैं अगले वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो इसका अपना सवाल तो है ही, तकरीबन हर बड़े सवाल में भी इसकी एडजस्टमेंट लाजमी होती है। तो इसलिए मैंने सेफली स्पीकिंग कह दिया था कि 30 नंबर। और ये जितना जोर आपने IAS 16 में लगाया था, अभी देखो IAS 40 कैसे हो गया। ऐसी हर टॉपिक ऐसे होता जाएगा, क्योंकि जहां इसने आना है आपने तंग नहीं होना। तो इसके फजाइल आपको आते आते नजर आते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए IAS 16 के चैप्टर पे वापस आने से परेशान नहीं होना आपने को। फिर आगे वापस वो IAS 16 खत्म हो गया था, ये IAS 40 प्लस IAS 16, IAS 40 मिक्स्ड विद IAS 16 रहता था, वो करने आए। ठीक है, सवाल ये आपने ट्राई किया मेरे ख्याल से कितने बच्चों ने किया ट्राई? गुड, आधा सही हो गया। चलो, बच्चे फिर भी कह रहे हैं ये करना है। चलो, ये अब आखिरी बार ऐसा होगा, इससे ना मुझे फिर मजा नहीं आता। मुझे लगता है ऐसे जैसे हमने टाइम जाया किया कि एक सवाल आपने भी किया, मैंने भी वही करा दिया। तो फिर आज मैं जो होमवर्क दूंगा मंडे को इंशाल्लाह वो सिर्फ डिस्कस करेंगे, मैं को और सवाल कराऊंगा। ये सिर्फ इसलिए करा रहा हूं कि ये चूंकि पहला सवाल था जिसमें दोनों नोट साथ साथ लेके चल रहे हैं, और आपने फरमाइश भी कर दी कुछ बच्चों ने, तो कर लेना मुनासिब है। क्योंकि इसमें ना आप चूंकि सवाल समझे हुए होंगे मोस्टली, तकरीबन सवाल आपसे समझ आया हुआ होगा आपको, तो फिर इसमें आप उस टेक्निक को जरा ध्यान से समझ सकेंगे, देख सकेंगे, जिसको आपने अप्लाई करना है इसमें। ठीक है ना। रिक्वायरमेंट थी पीपीई और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाओ फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2022। कंपैरेटिव फिगर्स भी नहीं रिक्वायर्ड और कॉलम फॉर टोटल भी नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, कोई ऐसा बच्चा भी है जिसने बिल्कुल भी पढ़ा ही नहीं इसको? Following information pertains to non-current assets of Trout Limited. Detail of PPE as at यकम जनवरी 22 क्या है? 31 दिसंबर 22 का नोट बनाना है। एज एट यकम जनवरी 22 का मतलब ओपनिंग बैलेंस आ गए हमारे पास। वो शुरू में कितना खप खप के निकालना सीखा था, सवालों में अक्सर गिवन होते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट है और ऑफिस बिल्डिंग है। इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल पे है, ऑफिस बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, इनकी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट गिवन है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेथड भी दे दिया उन्होंने, रेट और लाइफ भी बता दी। इस 10 साल के साथ स्टार लगा हुआ है, मतलब क्या है, ये रिमेनिंग लाइफ थी एट डेट ऑफ। बहुत आसान कर दिया इसने सवाल को, क्योंकि हमें भी रीवैल्यूएशन के दिन वाली रिमेनिंग लाइफ ही चाहिए होती है सब्सिक्वेंटली एसेट को चलाने के लिए, मतलब उसको आगे चलाने के लिए, तो वही उसने दे दी है।
मज़े का सवाल तो वो हो कि ये गिवन ना हो, निकालनी पड़े। वैसे आपको निकालनी आती भी है, एक्यूमुलेट डेप्शन को यूज़ करके आप बताते हैं ना, रेट ऑफ डेप्शन, मेथड ऑफ डेप्शन गिवन हो तो आप 1 साल की डेप्शन निकालें, मसलन स्ट्रेट लाइन है तो आपको होगी जी 1 साल की डेप्शन अगर ये है तो फिर एक्यूमुलेट डेप्शन से डिवाइड करके बताओगे इतने साल की डेप्शन यहाँ पड़ी है। तो लेकिन उसने खुद ही बता दिया, निकालनी पड़ेगी। चलें, एज एट यकम जनवरी 22, ओके, ये तो ओपनिंग था, ये तो ओपनिंग था, ये सब कुछ ओपनिंग है, ओपनिंग और ओपनिंग। तो ये मुफ्त के नंबर हैं जो नोट के अंदर आपने स्टार्ट में लिख लेने, ठीक है। अच्छा, अभी तक IAS 16 चल रहा है, अभी तक कहीं पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का तो जिक्र नहीं आया, ऐसे ही है, अभी तक तो नहीं ना आया बेटा, मैंने कहा अभी तक है। अगे ना टुरया करो ना मेरे तो, मेहरबानी ताड़ी, मैं बहुत ढिला बंदा हूं, मेरे नाल ही टुर पिया करो बस। एज एट यकम जनवरी 22, रीवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग अमाउंटेड टू 32 मिलियन। तो प्रीवियसली क्या है, रीवैल्यूएशन हुई है, वो तो पता लग रहा था, रीवैल्यूएशन मॉडल में रिमेनिंग लाइफ बताई हुई है, लेकिन 32 मिलियन वो कह रहा है रीवैल्यूएशन सरप्लस है। हाउएवर ऑन 31 दिसंबर 22, ड्यू टू स्लम्प इन मार्केट द बिल्डिंग वाज अगेन रीवैल्यूड बाय, अब यही मसला था जो आपने सही आइडेंटिफाई किया कि 32 मिलियन का जो सरप्लस है ये यकम जनवरी 22 पर पड़ा है, ये कोई ओरिजिनल जिस दिन रीवैल्यूएशन हुई थी उस दिन वाला नहीं है कि हम इसको 10 पे डिवाइड कर दें। या तो हमें ओरिजिनल सरप्लस मिल जाए तो 10 पे डिवाइड करेंगे, नहीं तो फिर वो शॉर्टकट एसेट की कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करें, आंसर सेम होता है। तो रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी इस साल के स्टार्ट पे खड़े होकर कहीं ना कहीं से, तो हमारा काम चल जाएगा। देखते हैं इसको। एट दिस एंड दिस टाइम ऑफिस बिल्डिंग वाज वैल्यूड ओनली एट, लो जी मुझे लगता है लॉस भी आ गया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये अब रीवैल्यूएशन की कहानी है सारी इसमें, ठीक है। ओपनिंग के साथ ही उसने बिल्डिंग को भड़का दिया, साथ ही क्या कहता है, ऑन यकम जनवरी 22 न्यू इक्विपमेंट वाज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ 50 मिलियन टू द सप्लायर, इन एडिशन ओल्ड इक्विपमेंट वाज गिवन। ओ, एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन द फेयर। अब देखो ये पास पेपर का सवाल है और रिसेंट सवालों में से है, तो क्या मसला आया सवाल को पढ़ के देखकर, ना होने वाला सवाल है, फेल होने की कोई वजह होती नहीं है। बस आधा तो फेल आप अपने डर की वजह से होते थे, मुझे काफ़ी उम्मीद अब लग रही है कि वो किसी हद तक बेहतर हो गया है, बाकी का आधा फिर भी आप अपनी हरकतों से हो जाते हैं। हरकतें क्या हैं, पढ़ना नहीं, टेस्ट नहीं देना, या फिर सब कुछ करके आखिरी महीने में नहीं पढ़ना, या फिर वो भी करके आखिरी 3 घंटे में कुछ ऐसी गड़बड़ कर देना, लेट चले जाना, सोए बगैर चले जाना, नाश्ता किए बगैर चले जाना, फिर टार्जन 2 दिन से जाग रहे हैं, टार्जन बन के जा रहे हैं, पर्चे में सोए हुए हैं, ऐसी कोई हरकत कर देना, तो ये आप खुद ही हैं फिर जो, नहीं तो इंशाल्लाह पर्चे में, मैंने आपको बताया पूरी ईमानदारी से पर्चा छुपा के रखा हुआ है मैंने, पर्चा ओपन करेंगे, मैं दावा तो नहीं कर रहा, 99% चीज़ों का आपको पता होगा, फिर 1% 2% की तो खैर ही होती, तो फिर क्या वजह हो फेल होने की, आप खुद ही हैं वो वजह। टेस्ट देंगे वीकली, खुद को प्रैक्टिस में डालेंगे, टाइम बाउंड करेंगे, मैंने ऑनलाइन वालों के लिए पहले बात की थी, फिर कर रहा हूँ, भूल ना जाएं, आप लोगों को ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं टेस्ट, तो ऑप्शन है कि आप यहाँ बैठ के करें या अब आपने खुद को टेस्ट करना है, तो जहां मर्जी बैठ के करें, मार्क्स इंटू 1.8 करके करना है, जब घड़ी पे वो टाइम पूरा हो जाए वहीं पे फुल स्टॉप लगाएं, पिक्चर बनाएं, टेस्ट अपलोड कर दें, बाद में बेशक बैठ के 2 घंटे लगा के पूरा करें, मुझे उससे कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने उसको गिवन टाइम से ऊपर जाकर किया और वो अपलोड किया और मार्क्स आए, तो फिर आपका वो टेस्ट नहीं हुआ। 4 घंटे, मैं यही तो कह रहा हूं, सब कुछ पढ़ के जाना है इंशाल्लाह, मैं तो सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको, तो 4 घंटे में तो हर कोई पर्चा पास कर सकता है, मसला तो 3 घंटे में पास करने का होता है। तो प्रैक्टिस, होमवर्क करते हुए मार्क्स इंटू 1.8, बगैर सोल्यूशन देखे, हराम है सोल्यूशन देखना एक बार, जब तक खुद से कुछ कर ना ले। क्या होगा मैक्सिमम यार 60-70 सही होगा, कुछ गलतियां होंगी, मैंने तो पहले दिन ही कह दिया था दोबारा सवाल करने की जरूरत नहीं, हम सवाल याद नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट अगली बार इंशाल्लाह वो गलती नहीं होगी। सो प्लीज इस पर्चे को पास करना सबसे आसान है, तेरी फिर मुश्किल है, याद रखनी पड़ती है, ये तो याद हुआ पड़ा आपको। और पीपीई का नोट आपको कोई कहे हाँ भाई फॉर्मेट तुम्हें याद कराना, तुम्हें याद करना पड़ेगा, मैं तो कहूँगा याद रखने की भी जरूरत नहीं है, इतना अच्छा याद हो गया। अकाउंटिंग तो बहुत आसान पर्चा है पास करने के लिए, करोगे ना इंशाल्लाह। वो एक्सचेंज की ट्रांस देखे जज्बाती हो गया, माजरत। ओल्ड और न्यू इक्विपमेंट दोनों की फेयर वैल्यूज गिवन है, और ओल्ड इक्विपमेंट वो खरीदा था इतने का, बेहतरीन। ऑन यकम जनवरी 22 TL completed construction of a warehouse at a cost of 55 for subsequent sale to, अब ये तो इन्वेंट्री बना, ऐसे ही है, लेकिन वेयर हाउस वॉज
गिवन ऑन रेंट ऑन एन एनुअल रेंट ऑफ 8 मिलियन 1 अप्रैल 22। हमारा साल कौन सा है? यही है ना? ओके। फेयर वैल्यू इसकी डिफरेंट, यार इतना आसान, ये तो इस साल के अंदर ट्रांसफर इन होगा ईयर एंड पे, बस फेयर वैल्यूज में से मतलब की फेयर वैल्यू निकालनी है। आप थोड़ा प्लान कर लें सवाल को, ठीक है। पीपीई का नोट मैं पहले बना लेता हूं और उसकी सब नोट्स की जगह थोड़ी सी रख लेते हैं, और फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट तो आपको पता है वैसे ही स्मार्ट स्माउट सा बन जाता है, छोटा सा, ठीक है। क्योंकि टीएल अकाउंट फॉर रीवैल्यूएशन यूजिंग नेट रिप्लेसमेंट मेथड एंड ट्रांसफर मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ सरप्लस रिटेंडिंग ऑन एन एनुअल बेसिस, वही काम जो करते आए हैं। तो आईएस 16 वाले एसेट्स में से बिल्डिंग रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, उसने बताया हुआ है, और इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल पे। यहाँ क्लास बाय क्लास हम चल सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में तो या फेयर वैल्यू मॉडल होगा या कॉस्ट मॉडल। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं जी, फेयर वैल्यू मॉडल पे रख रहे हैं, तो इसका मतलब छोटे वाला नोट बनेगा, ऐसा ही है। चलो जी, पास पेपर 19 है, पेज नंबर 2, नाम इसका ट्राउट। ये जरा यहां से सवाल शुरू करते हैं अब, अल्लाह करसी पूरा हो जासी। ले जी, पहले टीएल नोट्स टू द, अच्छा अब ये अगर दोनों नोट उसने मांग लिए हैं ना, तो नोट्स द फाइनेंस में एक ही बार लिखने की जरूरत है, ठीक है ना, क्योंकि फिर तो नोट्स शुरू हो जाएंगे। अब उसमें एक नोट बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 10 बनाओ। जैसे पीएनएल, सेल से पहले पीएनएल लिखते हो, फिर कॉस्ट ऑफ सेल से पहले भी पीएनएल लिखते हो, फिर जीपी से पहले भी पीएनएल लिखते हो। पीएनएल एक बार लिख दिया ना ऊपर, प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम एक बार लिख दिया तो उसके सारे आइटम्स आ गए। फिर बैलेंस शीट एक बार लिख दिया, उसके सारे आइटम्स आ गए। फिर कैश फ्लो, फिर चेन इक्विटी, फिर ऐसे ही नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक हेडिंग होती है, उसके बाद फिर आगे नोट्स चल पड़ते हैं 1 2 3 4 5। तो यहां पे फिर एक बार हेडिंग बना लेते हैं, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जरा छोटा छोटा करके लिखा है मैंने जी, माजरत। और फॉर द ईयर एंडेड क्या है जी, 31 दिसंबर 2022। ये छोटा छोटा लिखा है, लेकिन मैंने पूरा लिखा है, ओके। तो टीएल में लिख सकता था, क्योंकि पर्चे में उसने खुद लफ्ज टीएल इस्तेमाल कर लिया था, ठीक है। अब नोट नंबर 1 कर देते हैं। एक नोट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जी, सबसे पहले ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिख लेते हैं हम, क्योंकि आईएस 16 का मैंने आपको कल डिस्क्लोजर्स पढ़ाए थे ना, उसने क्या बोला था, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ और अक्यूमुलेटेड डेप्शन बताओ, बिगिनिंग पे और एंड पे, फिर एक रेकंसिलिएशन बनाओ जिसमें ये कुछ चीजें नजर आ रही हैं। वही नोट बना रहे थे हम डे 1 से, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद एडिशंस आ सकते हैं, डिस्पोजल्स, अच्छा ना हो तो ना भी लिखें तो खैर है। डिस्पोजल्स तो ट्रांसफर पहले लिखो ना, फिर इधर तो पहले ट्रांसफर की एंट्री, फिर रीवैल्यूएशन की एंट्री। अच्छा अब जरा ध्यान से देख के बताओ, ट्रांसफर इन आउट तो नहीं हो रहा यहां पर। अगर तो पीपीई से निकल के गया होता इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी में, या वहां से निकल के इधर आया होता, तो फिर एक लाइन और पढ़नी थी ट्रांसफर इन आउट वाली, उससे बचत होगी जरा, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन के बाद फिर क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद है जनाब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग बैलेंस, अब रीवैल्यूएशन ईयर एंड पे है, तो पहले क्या करोगे, डेप्रिसिएशन फिर ट्रांसफर। कैसी वीरान वीरान क्लास होती है ऐसे, है ना, थोड़े से बच्चे आते हैं, पता नहीं अब घर पे पढ़ते भी हैं कि नहीं।
डिस्पोजल अगर हो तो, वैसे है कोई नहीं, जान भी छुड़ा सकते थे, है ओके 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 ठीक है। क्लोजिंग, अब दोनों क्लोजिंग्स को नेट करेंगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वो तीन चीजें, मेजरमेंट बेसिस, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, जरा तंग होगी जगह बहरहाल, रेट और लाइफ। तो दो चीजें हैं जी यहां पर, कौन कौन सी? ऑफिस बिल्डिंग है, ये पूरा लिखना जरा है, और इक्विपमेंट। टोटल टोटल ठीक है। कंपैरेटिव तो दोनों काम करने आते हैं, टोटल भी बनाना आता है, आगे कॉलम ही है ना। कंपैरेटिव भी हो तो मैंने कहा था अगर कंपैरेटिव ईयर नोट में मांगे ना तो फिर आइटम एक दो ही रखता है बस, ताकि कम रहे ना, वो सवाल वरना बहुत बड़ा हो जाता है, ऑलरेडी बड़ा होता है 2 साल। तो उसमें भी मैंने कहा था कोशिश करें कि उसको एक सफ़े के ऊपर एक ही बार लिखें। रजिस्टर दें, रजिस्टर ज़रा पकड़ाएं। और मैंने कहा था अगर मैनेज हो, छोटी राइटिंग है तो ऐसे ही करें, नहीं हो पाए तो फिर यूं कर दें, यहां से लिखें, यूं चलता जाए। नहीं सर ये तो समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, मेक इट लाइक दिस, इधर से हेडिंग दें, ये पहला साल, ये दूसरा साल, भाई सही है। हर तरह से पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करें, पर्चा पढ़ने वाले को समझ आ जाए आपने क्या लिखा हुआ है, बस नंबर मिलेंगे। दिमाग से ये निकाल दें, आई क्या फेल नहीं करना चाहता, पास करना चाहता है। पास हम होना नहीं चाहते, मसला ये, अपनी हरकतें चेक करो। अच्छा जी, उसके बाद ये जनाब पहला सफ़ा आपका आ गया, नोट का पहला सफ़ा। उसके बाद यहां पर दूसरा सफ़ा आपका होगा जिसमें आप लिखेंगे 1.1 हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन, इवन है ना। 1.2 बुक वैल्यू, लास्ट डेट वाला भी आ गया, ठीक है। और उसके बाद 1.3 मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। ऐसे ही चलते चलते आप तो दूसरे सफ़े पे लिखिएगा, मेरा मशवरा है, लेकिन चलते चलते अब आगे नोट नंबर 2 आएगा और वो होगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये समझाना चाह रहा था आपको। ऐसे नंबर 2 नोट आ गया, ये नोट किसका है जी? अब ऊपर टीएल नोट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर लिख दिया ना एक बार ऊपर, अब नोट्स चल रहे हैं। ऐसे नोट्स चलते चलते नोट 2 आ गया। अब इसमें प्रॉपर्टी एक ही है, कोई नाम नूम है उसका? वेयर हाउस है, वेयर है, अच्छा हेयर है, वेयर हाउस। पहले यहां लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशंस, ना एडिशन है ना डिस्पोजल है, पर्चे में छोड़ सकते हैं, ये दोनों लाइनें ना लिखें। और अगर डर लगता है कोई हमें समझ ना आई हो, हालांकि मैंने कई बार कहा है 2 दफा पढ़े बगैर सवाल को नहीं शुरू करना, ठीक है ना। एनीवेज फिर भी एहतियातन आपने लिख लिया तो क्या खाली रह जाएगा। ओके, फिर जी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पहले लिखना है, ट्रांसफर पहले, जो मर्जी पहले लिख लें, ट्रांसफर इन आउट जो मर्जी पहले लिख लें। मैंने आपको कहा था कोई पाबंदी नहीं है आप पे, क्योंकि ये है ही ऐसा, किसी एडजस्टमेंट में आपको लेट से ट्रांसफर आउट करना है तो हो सकता है पहले फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वाला लिखना पड़े, फिर ट्रांसफर आउट करना पड़े। और कोई आपने ट्रांसफर इन करना है तो हो सकता है पहले वो इन में और नीचे फिर, तो ये तो डिफरेंट हो सकता है ना, ठीक है। आप उससे परेशान नहीं हो, बस अपनी जो दिल में आए पहले लिख लें। ट्रांसफर इन आउट, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, और उसके बाद जनाब आ जाएगा क्लोजिंग। चूंकि फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है तो सिर्फ मेजरमेंट बेसिस आएगा। अगर साल के अंदर वो कह दे रीवैल्यूअर है, कोई कह दे कि जी रेंटल इनकम रेंट एक्सपेंस इतना है, तो ये ऐसे करके पॉइंट्स आगे चलते चले जाएंगे। ये बात अब समझ आई, थोड़ा फॉर्मेट दिमाग में बैठा है, ठीक है। तो यहां पे वेयर हाउस, हेयर हाउस, वेयर हाउस, अब ये एक ही है और टोटल का कॉलम इसमें भी नहीं बनाना।
और ये जनाब हमारे नोट्स बन गए। तो आप अगर मैनेज कर सकें ऐसे आज के लिए तो ऐसे कर लें बेशक। जैसे मैंने जो है वो एक ही सफ़े के ऊपर कंटिन्यू किया, वो तो मैंने इसलिए किया कि आपको मैं ज़रा पिक्चर आपके सामने दिमाग के अंदर वो नक्शा बन सके कि नोट्स ऐसे चल रहे होते हैं, लगातार चल रहे हैं नोट, इसीलिए नोट्स एंड पे होते हैं, चल रहे होते हैं नोट्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकें तो कोई मसला नहीं, पहले 2 सफ़े से मेन नोट के लिए छोड़ें, ठीक है। लेकिन तीसरे सफ़े पे वर्किंग की बजाय फिर तीसरे सफ़े पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट की जगह छोड़ें और चौथे सफ़े से फिर आप वर्किंग शुरू कर दें, फर्जियात, ठीक है। अब शुरू कर सकते हैं हम सवाल। तो पहले क्या करना पसंद करेंगे? मैं तो कहता हूं मुफ्ता पहले लगा लें, पहले मुफ्ता लगा लें, पहले मुफ्ता लगा लें। यार निकल गया हाथ से, क्या मतलब है, कहां पे, मुझे नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, जज़ाकल्लाह, जीता रहे सब 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 सारे सारे सारे। तो वो भी बड़ा मैं फकीर होंदा तो फिर केड़ी गल सी है। बहरहाल चलो, ओह निब टूट गई, नहीं डालेंगे, नहीं अभी है थोड़ा सा गुजारा हो जाएगा। जब वो 1 नोट भी सुना चल पड़ा है 10 वाला, आप लोगों की क्लास में नहीं, आई थिंक वो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में चला था, बच्चे बता रहे सर नान क्लास में चल गया ना टैक्स में यार। बस अब मंडे से इंशाल्लाह वो करेंगे। ओल्ड फ्रेंड मिसिंग, ये इतना तंग करता है खासकर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग क्लास में, पता नहीं इसको क्या हुआ, उनसे उलझन है। अच्छा जी ये देखें, पॉइंट 3 पहले कर लें। 1 जनवरी पर एक बिल्डिंग कंप्लीट हुई तो इसकी एंट्री उस वक्त हुई होगी इन्वेंट्री डेबिट CWIP। CWIP तो नहीं कहते, WIP कह देते हैं, जरा ऐसे जरा आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, वर्क इन प्रोसेस सिर्फ कहता हूं मैं, कैपिटलाइज होने वाला वर्क इन प्रोसेस नहीं था ना। हमारा इरादा क्या था, इसको बेचना है, तो फिर मैंने इसलिए CWIP नहीं लिखा। कोई लिख दे तो हारिज नहीं है, बहरहाल मैंने नहीं लिखा। अब एट अ कॉस्ट ऑफ, अब ये जनाब 55 रुपए पर इन्वेंट्री में हमने फेंक दिया, क्लासिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ी राइटिंग को जरा माफ करके चलते रहे। उसके बाद जी हाउएवर सब्सिक्वेंट सेल टू कस्टमर करना था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वेयर हाउस को बाद में उन्होंने क्या कर दिया, सब्सिक्वेंटली उसको रेंट पे दे दिया। एनुअल रेंट कितना है ये भी लिखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन कब, 1 अप्रैल। अब ट्रांसफर होना है इसने इन्वेंट्री से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, ऐसा ही है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा मॉडल यूज हो रहा है, तो फिर ट्रांसफर इन किस पे होगी। अब अगर तो जहां से आ रहा है एसेट उसके पास कोई फेयर वैल्यू मॉडल होता तो वो खुद करके देता, जैसे IAS 16 से आता तो वो रीवैल्यू करता, उसका फेयर वैल्यू मॉडल है, फेयर वैल्यू पर लाता, वो सरप्लस रिकॉर्ड करता OCI में और हमें एसेट। असल में परेशान नहीं होते, अनरियलाइज पड़ा है तो पड़ा है, जिस दिन बिकेगा एक्चुअल में तो रियलाइज तो उस दिन हो ही जाता है ना। लेकिन मसला क्या है, ये पड़ा है इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि वो एसेट को उठा के उसकी फेयर वैल्यू पे ले जाए, सिर्फ बैलेंस शीट डेट पे लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV वाला चक्कर हो सकता है। तो फिर मजबूरी में क्या एंट्री करेंगे, वही मैंने कहा था कि भाई इन्वेंट्री में तो ये पड़ा किस पे है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने तो जिद पकड़ी हुई है कि 1 अप्रैल की, इसको तो छोड़ ही दो 73 रुपए पे, तो गेन कितना आया जी। ये सारी बात जो है ना जी, ये रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ हमारे नोट के लिए रेलेवेंट क्या है, बस इस पूरी एडजस्टमेंट में से डायरेक्टली ये 73 उठाना था। ये है कनॉलेज आपका। PPE का नोट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट मांगा है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ट्रांसफर इन हुआ है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल की फेयर वैल्यू पे इसको यहां पे फेंकना है। अब उधर क्या हुआ है हमारी वजह से, वैसे ये हुआ है, बता दिया, ठीक है। तो इतना सही है, ये ओपनिंग में कोई नहीं था, एडिशन नहीं है, डिस्पोजल भी कोई नहीं है, ट्रांसफर इन हुआ है 70, नो एडजस्टमेंट, नो वर्किंग रिक्वायर्ड बचा, नो वर्किंग रिक्वायर्ड। क्यों वर्किंग क्यों करनी, सामने गिवन है 73, सही है ना, 73 गिवन है ना, उठा के इसके नोट में लिख दिया आगे। लेकिन चूंकि अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई है तो
जी 80 रुपए पे इसको उठाकर ले जाना है, तो 73 से 80 पे लेके जाना है। तो छोटी सी वर्किंग में कर रहा हूँ, यहाँ पे वर्किंग्स की हेडिंग दे लेते हैं, वर्किंग्स और वर्किंग नंबर 1। तो पहले क्या लिख रहे थे आप? 80 से 80 पहले लिखते होते हो। 80 माइनस 73 इज इक्वल टू, बल्कि मैंने कल लिखा था +7। ठीक है। अच्छा, अब ये जनाब इधर आ गया वर्किंग नंबर 1 से, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 80। फेयर वैल्यू मॉडल, और बस निकाल लें बेटा, मैंने मना किया। लेकिन फिर यहां भी तो बैलेंसिंग लिखोगे ही ना, यहाँ पे क्लोजिंग लिख के फिर यहाँ, क्योंकि एक ही है ना आगे, फिर वर्किंग अलग करने की जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं, बैलेंस निकाल लें, लेकिन मैं तो जिस तरतीब पे करा रहा था वैसे ही करा। अब ये जो लाइन बीच में है ना जी, ये भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आपको पता है। एट एन एनुअल रेंट ऑफ 8 मिलियन। अब 1 अप्रैल को अगर आपने ये सालाना 8 मिलियन किराए पे दिया है, तो ये तो सालाना है, इसमें से 9 महीने का 31 दिसंबर तक आप अर्न कर चुके होंगे। तो यहां पर आप लिखेंगे रेंटल इनकम earned from investment property amounted to ₹6 मिलियन बच्चे बता रहे हैं जी। अब ये 6 मिलियन निकला कैसे, आपने यूं बता देना है 8 × 9/12। ले जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट तैयार है। हाँ और क्या है, बस क्या करूं और इसमें। अब जनाब रह गया आपका वही पुराना पीपीई। मैं लगा देता हूँ, बहुत दूर है आपसे। अच्छा जी, आप क्या पहले पसंद करेंगे, इक्विपमेंट या बिल्डिंग? अच्छा, पर्चे के हिसाब में तो भाई जो आसान लगे ना पहले वो ही किया करो हमेशा। तो फिर हाँ नहीं, ओपनिंग तो लिखेंगे ही, लेकिन आसान क्या है, मुझे लगता है इक्विपमेंट वाली एडजस्टमेंट बहुत आसान है। तो पहले उसको, ये पर्चे के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूं। चलें, सबसे पहले नोट पीपीई का बनाना है, तो ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं। 31 दिसंबर पे जाने की जरूरत नहीं है, उसने खुद ही हमें 1 जनवरी पर दे दिया हुआ बैलेंस। ठीक है, तो इक्विपमेंट की कॉस्ट है, ओपनिंग कॉस्ट है कितनी, 360, और ऑफिस बिल्डिंग की ओपनिंग रीवैल्यूड अमाउंट, ये पता लग रहा है क्योंकि लास्ट ये रीवैल्यू हो चुका हुआ है। ठीक है जी, कितना, 280। लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी, इक्विपमेंट की तो चलो आनी ही थी डेट ऑफ परचेज से 1 जनवरी 23 तक की, लेकिन बिल्डिंग की अगर आ रही है तो इसका मतलब ये पिछले साल के आखिरी दिन रीवैल्यू नहीं हुई, बल्कि कुछ साल पहले रीवैल्यू हुई थी। चाहे वो 1 साल पहले हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, पर पिछले साल के आखिरी दिन रीवैल्यू नहीं हुई थी। क्योंकि अगर पिछले साल के आखिरी दिन रीवैल्यू हुई होती तो अक्यूमुलेटेड एक्शन अकाउंट के अंदर 0 पड़ा होता। ठीक है, लेकिन चलो फिलहाल तो ये मुफ्त के नंबर लो, 280 और 56। तो 56 बिल्डिंग की ओपनिंग प्रोडक्शन आ गई, और इक्विपमेंट की 110। अच्छा, अब
दोनों ही आसान है वैसे तो आपके लिए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आसान में ज़्यादा आसान क्या है? इक्विपमेंट। तो उसको देख लें। इक्विपमेंट में एक एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन हो रही है, यकम जुलाई 22 पे कह रहा है एक नया इक्विपमेंट हमने खरीदा है और उसमें हमने पेमेंट की है 50 की, अब ये कैश पेड है, ठीक है। इन एडिशन एन ओल्ड इक्विपमेंट वाज गिवन इन एक्सचेंज टू द सप्लायर। अब देखो मैंने आपको कहा था पीपीई के नोट के लिए मुझे सिर्फ दो चीजें मेरे लिए रेलेवेंट होती हैं, एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट अकाउंट एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में एसेट अकाउंट में क्या आता है? जाने वाले एसेट की कॉस्ट तो जाती है, मैंने तो कहा था आता क्या, चलें ठीक है। एसेट अकाउंट में से क्रेडिट क्या करते हैं? जाने वाले एसेट की कॉस्ट, निकल गया कॉस्ट, पुराने एसेट की कॉस्ट निकल गई, और ऐड क्या बढ़ता, क्या आता, क्या है? आने वाले एसेट की कॉस्ट। अब आने वाले एसेट की कॉस्ट के बारे में सिनेरियोस थे 3। अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन हो, ये हो वाला है, तो किसको यूज करते थे? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड, ठीक है। सवाल में उसने बताया कि 60 मिलियन ओल्ड की फेयर वैल्यू है और 105 न्यू की। अगर दोनों की गिवन हो तो याद है इसको इग्नोर करते थे और इसको ले लेते थे, ठीक है। और कैश पेड कितना है? यानी हमें ये एसेट 105 का नहीं 110 का पड़ा। ओके जी, अच्छा अब पूरी एंट्री लिख देता हूं, आपको भूल रही है लगता है। अक्यूमुलेटेड एक्शन में जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेशन को डेबिट करना है, लेकिन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन है, नाम क्या है इसका? इक्विपमेंट, वही लिखते हैं ना। इक्विपमेंट अकाउंट के अंदर इक्विपमेंट डेबिट होना है न्यू की कॉस्ट से, जो है 60 प्लस 50, ठीक है। उसके बाद कैश पे हो रहा है 50 और इक्विपमेंट ने क्रेडिट होना है जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, वो कितनी है? अब सिर्फ ये चाहिए मुझे, ये कितना आ गया? 110। सिर्फ ये चाहिए मुझे तो ये भी नहीं चाहिए था, कैश भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं तो पीपीई का नोट बना रहा हूं। अब मेथड कौन सा यूज करते हैं जी? रिड्यूसिंग बैलेंस, और डेट ऑफ परचेज क्या है इस एसेट की? यकम जुलाई 19, ठीक है। तो यकम जुलाई 19 से पहले जंप लगा के हम आ जाते हैं यकम जनवरी 22 तक ना, अपने साल को तो पता ही है ना, माफ कर देते होते हैं। ओके, तो वर्किंग नंबर 2, अब ये डेट है, डिस्क्रिप्शन है, और क्या नाम है इसका? इक्विपमेंट, ओल्ड इक्विपमेंट। किस दिन खरीदा था हमने इसको? यकम जुलाई 19, बोलो। लेकिन मैं इसको यहां से लेकर यकम जनवरी 22 तक आऊं, रिड्यूसिंग बैलेंस है तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो फिर इसका हल क्या बताया था? यहां से जंप लगाएं, यकम जनवरी, 31 दिसंबर भी लिख सकते थे बहरहाल, यकम जनवरी 2022 हमारे साल का पहला दिन। यहां पर निकाल लेंगे बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट रेज टू पावर प्लस एन। कॉस्ट कितनी है? 80, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%, तो इसका मतलब 80 इंटू 1 माइनस 0.2 यानी 0.8 प्लस, अब यकम जुलाई 19 को एसेट खरीदा था, और समझ आ रही है ना, ये कई बार कर चुके हैं ना आप। तो यकम जुलाई 19 से 31 दिसंबर 19 तक 6 महीने, 31 दिसंबर 20 तक 1 साल, 31 दिसंबर 21 तक 2 साल, तो 2 साल 6 महीने, 2.5 ईयर्स। तो प्लस 2.5 करें जी, आंसर बताएं 46। ये मुझे चाहिए, दो चीजों के लिए चाहिए। नंबर 1, जब इस साल की डेफिनेशन निकालूंगा तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस करनी होती है ओपनिंग। दूसरा, इस साल की डेफिनेशन भी अलग चाहिए। तो यही तरतीब थी हमारी, नहीं समझ आई? यकम जुलाई 2019 से 31 दिसंबर 19 तक 6 महीने, 31 दिसंबर 20 तक 1.5 साल, 31 दिसंबर 21 तक 31 दिसंबर 21 या यकम जनवरी 22, ये एक ही डेट होती है, ठीक है। अच्छा जी, ओके जी। अब ये कब बिका है जी? इस साल में कब एक्सचेंज हुआ है? कब हुआ है? यकम जुलाई 22। तो यकम जुलाई
22 तक आप इसको 6 महीने डेप्रीशिएट करते हैं तो डेप्रीसिएशन कितनी आती है जी? हाँ 5 कर लें 5 गैलरी से चलने दें आप जी। तो कोई पॉइंट में छोटी फिगर तो नहीं आई थी, 0.32 तो नहीं आया था? नहीं, बाकी भी तो सवाल रहता है ना अभी, उधर कहीं कहीं पे कोई ऐसा मसला तो नहीं, चलने देना जी। 41, ये 41 आ गई आपकी बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ सेल। लेकिन मुझे बुक वैल्यू डेट ऑफ सेल नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो इस दिन क्या चाहिए, तो एक स्टेप आगे चले जाए, 46 माइनस 41 करें जी। 46 नहीं, कॉस्ट कितनी थी 80 माइनस 41 करें तो 39। अब सब चीजें तैयार हैं। सबसे पहले एसेट अकाउंट में से पुराने की कॉस्ट को निकाल दें। बेटा समझ आ रही है आपको सबको ना, पक्का ना? अच्छा जी, एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करें कितना 80, पुराने की कॉस्ट गई, और इसकी अक्यूमुलेटेड ऑप्शन को भी यहां से डेबिट करें, कितनी 30, कितना था 9, लो बता दो वर्किंग 2 में से ये 39 निकाला है। अब नेक्स्ट क्या है, नए की कॉस्ट को ऐड करना है 110 पे। अब वो 110 भी कहीं पे शो करना है, ठीक है? तो छोटी सी ही वर्किंग यहां पर कर दी हमने। नंबर 3 कॉस्ट ऑफ न्यू, तो हमने कहा जी 60 प्लस 50 110 पर इसको रिकॉर्ड, ठीक है? ओके, तो 110 ये आ गया वर्किंग नंबर 3, ठीक है? नाउ अब इसकी डेप्रिसिएशन भी निकाल लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं। तो वर्किंग 4 में यहां कर रहा हूं, वर्किंग 4 है जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑफ इक्विपमेंट ऑन ओपनिंग। लेकिन पता है ना, इसमें से डिस्पोजल एक्सक्लूड करते हैं। अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ये हमें निकालनी पड़ेगी। 360 माइनस 110 कर दें। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स 360 माइनस, लेकिन इसमें से माइनस करना है हमने ओपनिंग बुक ऑफ वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। अब जो बचा उसको 20% लगा दें, और यहां फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। ये वर्किंग नंबर 2 से हमने उठाया, डन हो गया जी। इंटू 20%, आंसर 41। फिर ऑन एडिशंस, अब नया एसेट आया है 110 का, वर्किंग 3 में हमने निकाली है जो फिगर, ठीक है जी। तो 110 वाले एसेट को, अब पहला साल है 20 पे मल्टीप्लाई करो, लेकिन 6/12 कर दो जी, 11। उसके बाद ऑन डिस्पोजल्स, ये ऑलरेडी हम वर्किंग नंबर 2 में निकाल चुके हैं 5, ये एज इट इज लिख दो, कुछ नया नहीं किया, यही करते आए हैं बचपन से जी। बोलो 57। वर्किंग नंबर 4, ना कोई ट्रांसफर है ना कोई रीवैल्यूएशन है। क्लोजिंग बैलेंस क्या आ गया जी, बोलें? बड़ी मेहरबानी। ना कोई ट्रांसफर है, डिस्पोजल तो है, और फिर क्लोजिंग जी 128, और 390 में से 128 को माइनस करें तो 262, ठीक है जी। और नीचे बता दें इनको कि आपने मेजरमेंट बेसिस कॉस्ट मॉडल यूज की है, मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस, और
रेट है 20%। ठीक है भाई को मार्कर यार एक ब्लू ब्लैक ना अच्छा सा ला दें बस। ले जी, अब क्या रह गया बस, जो वैसे इस सवाल में निस्बतन मुश्किल था लेकिन आपके लिए तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आसान ही है। ठीक है, रीवैल्यूएशन हुई है बिल्डिंग की, ऑफिस बिल्डिंग एक ही है, ये बड़ा सुकून है। अब ऑफिस बिल्डिंग 280 की रीवैल्यूड अमाउंट है, कॉस्ट तो नहीं है ना, लास्ट में रीवैल्यू हुआ है, और माइनस कर दे 56 तो ये बुक वैल्यू आ जाएगी 1 जनवरी 22 की। तो वर्किंग यहीं से शुरू करेंगे, इजाजत है। यहां पे कर रहा हूं वर्किंग नंबर 5, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम क्या है जी, ऑफिस बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी। अब ओपनिंग बुक वैल्यू 1 जनवरी 2022 है, इस पर निकल सकती है रीवैल्यूड अमाउंट या कॉस्ट। रीवैल्यूड अमाउंट है पता है हमें, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, और 56 की एक्यूमुलेटेड, तो 280 माइनस 56, समझ आता है ये। अब ये एसेट, अच्छा सॉरी, उसके साथ ही उसने यकम, जज़ाकल्लाह, सिर्फ ब्लैक चाहिए था जी। अच्छा, उसके बाद जी 1 जनवरी 2022 पे उसने सरप्लस के बारे में बताया है कि ये कितना था, लॉस भी कह सकता था, सरप्लस भी कह सकता था, हमारे सवाल में क्या है, सरप्लस। तो ये सरप्लस कितना, 32। ये बात समझ आई, ये इस दिन स्टैंडिंग सरप्लस है, ये बुक वैल्यू आ गई एसेट की। अब ऑन 31 दिसंबर 22 ड्यू टू स्लम्प इन मार्केट अगेन रीवैल्यू किया हमने एसेट को। इसका मतलब 31 दिसंबर 22 पे पहले एसेट को लेकर जाना है। ठीक है, अब देखें, मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूं कि अगर आपने यकम जनवरी 10 को एक एसेट खरीदा 200 का, और 31 दिसंबर 10 तक इसकी डेप्रीसिएशन आपने की, इसकी लाइफ है जनाब 5 साल, तो आपने किया जी 200/5, क्या आंसर आता है, 40 आ गया। अच्छा, उसके बाद बुक वैल्यू आ गई 160, फिर आपने अगले साल 11 की डेप्रीसिएशन की, आपने कहा जी अभी तक यही सीखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला रिपीट होता है, कितना आ गया, आपने कहा बस हमें तो एक ही चीज़ उस्ताद ने याद करवाई थी कि स्ट्रेट लाइन में डेप्रीसिएशन निकालते हुए फॉर्मूला क्या करना है, यानी हम हर साल क्या करते जा रहे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करते जा रहे हैं। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में एक खूबसूरत बात ये भी है कि अगर आप इसमें कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ से या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, आंसर सेम आता है। चेक करें कैलकुलेटर पे, 200/5 से भी 40 आया था, पहले साल तो बुक वैल्यू भी 200 ही है ना, आगे बढ़े। दूसरे साल में 200/5 करके 40 आया, आप 160/4 करके देखें तो भी 40 आएगा, और इधर 120/3 करके देखें तब भी। तो ये छोटी सी एग्जांपल लिख के साथ आपने एक रूल छोटा सा लिख लिया कि स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट को ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, आंसर सेम आता है।
जी बेटा, हाँ जी, लेकिन वो बेटा रिमेनिंग लाइफ उस दिन की रिमेनिंग लाइफ होती है ना, वो रिमेनिंग लाइफ उस दिन की रिमेनिंग लाइफ होती है, तो वो ओरिजिनल लाइफ मैंने यूज किया है। मतलब ये कोई रूल थोड़े स्टैंडर्ड का, मैंने समझाने के लिए बोला कि असल कॉस्ट पे पड़ी है तो ओरिजिनल लाइफ, और अगर रीवैल्यू हो गया तो रीवैल्यू के दिन वाली रिमेनिंग लाइफ वो आगे वही चलती जाती है। तो उससे जो आंसर आएगा, अगर आप बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे आप करें तब भी उससे आंसर सेम आएगा। ये मतलब कहने का ये था, ठीक है, क्वेश्चन ठीक था आपका। अच्छा जी, अब यहां पर तो मुझे 280 डिवाइडेड बाय 10 करके क्या आंसर मिल गया, 28। लेकिन जब बारी आई नशर की, तो नशर के लिए ओरिजिनल हो तो 10 से डिवाइड करूं। ये बात समझ आई? ओरिजिनल सरप्लस कितना था भाई, यही तो नहीं था, क्योंकि ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नजर आना इस बात का सबूत है कि ये एसेट 31 दिसंबर 2021 की शाम को तो रीवैल्यू नहीं हुआ था, कुछ साल पहले हुआ था। और फिर उसने लिखा था सवाल के अंदर कि ये एनुअली ट्रांसफर करते हैं इंक्रीमेंटल डेप्शन को। इसका मतलब ये 32 ओरिजिनल वाला सरप्लस नहीं था, इसमें से तो बहुत माइनस होते होते 32 तक कहानी पहुंची है जी। 28 क्या 1 साल की ही है, वही बताऊंगा। 2 साल की है तो मतलब क्या है, 2 साल पहले ये एसेट रीवैल्यू होता है, इसका मतलब 2 साल पहले जो लाइफ थी आज वो 8 रह गई होगी। यही भी आना है मैंने इंशाल्लाह, पर पहले तो मैं कहानी फिट कर रहा हूं ना। मसला कैसा, गोली फिट तो करना, गोला फिट तो करना तोप में, फिर चलाऊंगा। बात समझ आ गई वैसे आपको, उम्मीद है, ठीक है। क्या ओरिजिनल लाइफ मतलब जिस दिन रीवैल्यूएशन था उस दिन तो वही ओरिजिनल लाइफ बन जाती है ना, फिर ऑनवर्ड्स। वो 10 साल थी, लेकिन वो 10 साल क्या 1 जनवरी 2022 पर खड़े होकर 10 साल है रीवैल्यूएशन वाले दिन। अब रीवैल्यूएशन किस दिन हुई थी, ये 1 जनवरी 22 या 31 दिसंबर 21 में तो नहीं हुई। उसकी वजह क्या है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन का नजर आना, ठीक है ना। तो अब कितने अरसा पहले हुई थी ये पता लग जाए तो फिर मुझे रिमेनिंग लाइफ निकालने में आसानी होगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि ओरिजिनल सरप्लस ये नहीं था 32, पता नहीं कितना था, ये तो जितने साल गुजरे हैं उतने साल की ट्रांसफर के बाद इस अमाउंट पे पहुंचा होगा। तो या तो वो फिगर मिल जाती मुझे तो मैं उसको डिवाइड कर देता 10 से, ठीक है, या मुझे रिमेनिंग लाइफ मिल जाए तो मैं फिर उसको डिवाइड कर सकता हूं इस 32 से ही, ठीक है। अच्छा ये मिटा दूं जरा, ये वाला, ये सिर्फ ये नहीं समझ आई, अभी आएगी, अभी अभी खादिम मौजूद है ना, खादिम ये मिटा दे बस, ये नहीं कि मैं मिटा देता हूं, खादिम तुम ही मिटाओ। मिटा लेने के बाद ठहर, बर्तन धुल गया, ठहर, रुके रुके अभी मैं धो देती हूँ, वहां से देख रहे हैं बैठे लाउंज में, अब धुल जाए ना जरा, फिर ठहर ठहरे अभी मैं धो देती हूँ, ये भी कहते हैं मैं आ रहा हूं, मैं आपकी खिदमत करूं। जब धुल जाए तो ये क्या फायदा होता है, जब मैंने मिटा लिया तो कल से आगे बैठेंगे, कोई जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा सुने जी, अब मुझे ये तो पता लग गया कि ये एसेट पिछले साल के आखिरी दिन रीवैल्यू नहीं हुआ, ठीक है। उसकी वजह क्या है ये, अब 10 साल को मैं यूज क्यों नहीं, मैं 10 साल को मैं एसेट के लिए तो 280 पे यूज कर सकता हूं, लेकिन सरप्लस क्या ओरिजिनल वाला सरप्लस है नहीं, तो इसलिए उस पर तो 10 से डिवाइड करने से आंसर सही नहीं आता। तो फिर अब मुझे क्या चाहिए जी, मुझे रिमेनिंग लाइफ चाहिए। क्या जी, अब इस 56 से ही भाई ने जैसे एकदम बता दिया था, पता लग सकता है अगर सवाल में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो, डेप्रिसिएशन रेट वगैरह मेथड वगैरह गिवन हो, तो हम पता लगा सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। कैसे, अगर 280 इसकी लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट थी और लास्ट रिवैल्यूएशन के दिन 10 साल लाइफ थी, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो ये 280/10 करके बोलो सालाना 28 रुपए करके डेप्शन हो रहा था। तो 1 साल की डेप्शन अगर 28 है तो 56 आज तक की है, तो 56/28 करेंगे तो पता लग जाएगा ये 2 साल की क्यूमुलेशन। भाई इतनी सी बात मैं कह रहा था, ठीक है। तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्शन को निकाल, एक्यूमुलेटेड यहीं पे करता हूं मैं, यहां पे कर देता हूं ये वर्किंग जरा साइड पे करके, वर्किंग नंबर 6 देखें जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 1 ईयर
इनटू लाइफ पास्ट, ऐसा ही है। अब सवाल में 31 दिसंबर या यकम जनवरी कह ले, यकम जनवरी 2022 पर कह रहा है जी 56 रुपए की डेप्रिसिएशन हो चुकी है आज तक। हमने कहा एक साल की कितनी थी, ने कहा जी 280 बटा 10 करके बता 28 साल कितने गुजर गए, वो यही तो हम ढूंढने निकले। तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये क्या बना 28 एक्स 56 के बराबर है, एक्स इधर रह गया तो 56 से डिवाइड होगा तो एक्स क्या आ गया, एक्स मतलब लाइफ पास्ड मतलब 2 इयर्स। लेकिन मुझे लाइफ पास्ड नहीं चाहिए, मुझे यकम जनवरी 22 पे अगर 2 साल गुजर चुके तो यकम जनवरी 22 पे मुझे रिमेनिंग लाइफ चाहिए। तो रिमेनिंग लाइफ जो है वो उसने लास्ट जिसमें कहा था 10 है, तो रिमेनिंग लाइफ हमारी बन गई फिर 10 - 2 8। ये 8 साल जो है ना जी, ये अब आपका अप्लाई होगा कैसे, देखो ओरिजिनल कॉस्ट या ओरिजिनल वो रीवैल्यूड अमाउंट को डिवाइड करो 10 से। अब ये कॉस्ट नहीं रही ना, रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइड करो 10 से या 224 को डिवाइड करो 8 से, आंसर क्या है 28। ठीक है। अब इसका तो नहीं पता था, लेकिन अब ये तो हो सकता है ना, आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है। तो इसलिए ये बात समझ आई, इसमें अच्छा इसका मतलब पता है क्या, कितना बनता है इसका 4। इसका मतलब ये भी 2 साल पहले 40 रहा होगा, 40 से 4 निकला होगा 36 बना होगा, फिर 4 निकला होगा तो ये अब 32 पे आया हुआ है। जैसे यहां पर ये 280 में से कितना 28 निकला होगा, और फिर उसके बाद 28 निकला होगा तो ये 224 पे आया खड़ा। अब ये कहानी पूरी इस तरह से थी। अब या आप इस पर यही लगा लो और इस पे ये लगाओ, या तो मैं तो कहूंगा कि आप दोनों के लिए ये असूल रख लो तो बेहतर है। एक ही बात है वैसे, 224 बटा 8 करें या 280 बटा 10 करें, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं है। लेकिन अगले वाले के लिए लाजिम है कि 32 बटा 8 ही करें, और ये हमने वर्किंग नंबर 6 में निकाला है। जी बेटा जी बोले। 10 के साथ करा तो इसका आंसर सिर्फ एक उसका आ रहा था। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। किसको 10 पे करें तो फिर भी आंसर इनका सेम लास्ट पे से नहीं राउंडिंग ना करें बेटा। नहीं, rounding हाँ नहीं। किसका आंसर, किसको 10 पे डिवाइड करें तो इन दोनों को 10 पे करके ना करें 224 बटा 10 करें। 224 बटा 10 करें ना। हाँ 280 पे रख के किया था, लास्ट तो 280 बटा 10 तो होना ही यही है, वही तो बताया है। सर नहीं, लास्ट जो आंसर आता है ना 10 पे इसको किया तब भी यही आएगा जिसको इस पे 8 पे रखे हैं। तो बेटा मैंने भी यही कहा है कि 280 को 10 पे रखें तो भी 28 आता है, लेकिन 224 को 10 पे करें तो फिर 28 नहीं आता। इसका फाइनल आंसर है ना लास्ट वाला। जी वो सेम आ रहा होगा, लॉस गेन की वजह से उसको छोड़ दें जी। इसको आपने क्या करना है 4, ये 4 नहीं करेंगे तो गलत है, ठीक है। वो अब आपका जाहिर सी बात है सरप्लस कुछ कम ज्यादा हुआ, दूसरी तरफ चार्ज हो जाएगा पीएनएल के अंदर, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो फिगर तो गलत हो गई ना, ठीक है। ये बात समझ आ गई है जी। 31 दिसंबर 2022 पर ये अब पहुंच गया है, और 31 दिसंबर 2022 पर अब बुक वैल्यू क्या आ रही है जी 100, और ये 28, ठीक है जी। अब रीवैल्यूएशन हो रही है, तो रीवैल्यूएशन के दिन एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे और सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड कर लेंगे। तो रीवैल्यूड अमाउंट क्या है जी 156 मिलियन, ठीक है। तो 156 मिलियन आ गया जी। इधर जी कितना 14। हाँ तो फिर क्यों इंज बोलिया, 40 का लॉस आया, इसने पहले सरप्लस को खाया, कितना 12 का लॉस पीएनएल में चला गया, और बस सवाल खत्म। जी हाँ, क्यों वो ये इसलिए कि उधर अगर कम आया तो वो फिर ज्यादा इधर चला जाएगा इसको खत्म करके। 3.6 आ रहा था ना 4 की जगह, तो 3 राउंड अप करके वो 4 नहीं बेटा राउंड, यही तो मैंने अर्ज किया कि राउंड नहीं कर सकते ना, फिर राउंड कर रहे हैं ना तो वो राउंडिंग में चेंज हो रहा है, तो फिर नंबर इसके मिलने हैं, वो गलत ही है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब
रीवैल्यूएशन लॉस आया है, बैलेंसिंग फिगर, और सवाल खत्म हो गया। ये जरा इसकी डिस्कशन मैंने अलग की। क्या किसको? हाँ 6 का ही दिया हुआ है, नजर नहीं आ रहा है, आंखें बटन है। अच्छा जी अब इसको पूरा कर लें भाई, क्या मसला है? व्हाट टॉक इज? ये शेर दिल कर रहे हैं हम। अच्छा जी अब वो रूल जो सूगी वाले सवाल में पहली बार करवाया था, 31 दिसंबर 1 जनवरी 2022 पर हमें ओपनिंग चाहिए, लेकिन हम 1 जनवरी 22 पे इसको निकालते नहीं है, बल्कि 31 दिसंबर 21 पे निकालेंगे। अब 31 दिसंबर 21 पे अगर हम खड़े होंगे तो हम एसेट से पूछेंगे भाई एसेट तुम कभी रीवैल्यू हुए? अच्छा वो अलग बात है कि वो गिवन है, मैं रिवाइज करा रहा हूं। 31 दिसंबर 21 में हमने पूछा एसेट तुम कभी पहले रीवैल्यू है? उसने कहा हाँ हुआ हूं। तो फिर एसेट अकाउंट में लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी है 280। वो तो गिवन था ना सवाल में, ना होता तो ऐसे निकालते। फिर अगर ये एसेट रीवैल्यू हुआ है तो फिर अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर लास्ट रीवैल्यूएशन से 31 दिसंबर 21 तक की डिडक्शन पड़ी होगी, जो कि कितनी है? सवाल में गिवन है 56। तो क्लोजिंग बन गया ओपनिंग। डन। उसके बाद आपके सामने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले रिकॉर्ड करो। कितना? 20। कौन सी वर्किंग से आया है? 5 है। और मेन नोट बनाते इसको नहीं देखना, मुझे पता है डबल एंट्री आपका थी, लेकिन मेन नोट बनाते इसको नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना है, इन दोनों को नहीं देखना। तो बस डेप्रिसिएशन हो गई। उसके बाद ईयर एंड पे ट्रांसफर। अब ट्रांसफर के वक्त देखो कितना? 84। ये एक्यूमुलेटेड डेप्शन में से डेबिट हो गया और एसेट अकाउंट में क्रेडिट हो गया। आसान हो गया ना? डेप्शन बाद में, पहले डेप्शन लिखी बाद में ट्रांसफर लिखा तो थोड़ा इजी हो जाता है, वरना वैसे भी आप कर सकते हैं। अब जो भी है सरप्लस है, लॉस है, आगे जो भी हो रहा है छोड़ो, इसको देखो। एसेट अकाउंट को क्या करना है? 40 से क्रेडिट, लॉस है, ठीक है जी। और कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, 1 तो सही है, निशानी है ये सही है। 156 ही लेटेस्ट यही है ना? हाँ लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट है। उसके बाद डिस्पोजल कोई नहीं है, और ये चूंकि ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन हुई है तो सब कुछ ट्रांसफर हो गया, एलिमिनेट हो गया, नील हो गया। तो एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल, स्ट्रेट लाइन मेथड, 10 years हैं। रीवैल्यूएशन के दिन कितनी डेप्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर? 84 ही है। तो इसको ट्रांसफर करेंगे, एक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। अब चूंकि रीवैल्यूएशन आ गई है तो एसेट अगर स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट है तो एंटिटी शैल डिस्क्लोज। 4 एडिशनल चीजें थी जिनमें पहले 2 पॉइंट्स को पहले पॉइंट में, दूसरा तीसरा फिर हमने इस तरह से बनाया हुआ है ना। तो यहां पे आप लिखोगे लास्ट रीवैल्यूएशन इज परफॉर्म्ड ऑन 31 दिसंबर, अभी हुई है 22, बाय, है कोई नाम लिखा हुआ नहीं है तो लिख लो अपनी तरफ से बाय। इसमें ने कहा तो लाजमी लिखा करो बाय XYZ एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन फर्म। और IS40 में हो तो लिख दो, नहीं तो ना लिखो, ठीक है। डन जी। उसके बाद हैड देयर बीन नो रीवैल्यूएशन, book value of office building would have been, अब ये भी जिंदगी आसान थी, क्यों? ये 156, इसके सामने क्या आ रहा है? लॉस। तो 156 प्लस 12 कर दो, 164।
अब देखो इस सवाल में तो मुमकिन ही नहीं था कि आप कोई शॉर्टकट वो लॉन्ग कट कर सकते, ओरिजिनल कॉस्ट सवाल में गिवन है, कहीं गिवन ही नहीं है। तो एक एरर फ्री तरीका हमने पकड़ा हुआ है, नंबर भी एक आधा होता है इसका और ऐसे कर लेते हैं, वरना ओरिजिनल कॉस्ट है ही कोई नहीं। कैसे आते हैं यहाँ तक हिस्टोरिकल कॉस्ट लेस एकोमोडेशन करके, और सही है, गलतियां भी बड़ी होती हैं। तो ये बेहतरीन तरीका है जी। 168 मिलियन, और ये निकला कैसे ये बता दो बस इसको, 156 + 12। और तीसरा क्या है जी, मूवमेंट इन अच्छा, अब इसके अंदर ओपनिंग, फिर अरोज, फिर एडजस्टेड, फिर ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग, और फिर क्लोजिंग आने। एसेट हमारे पास एक ही है, ऑफिस बिल्डिंग। अब नोट बनाते हुए इसको छुपा दो, इसको भी छुपा दो। नोट हमने 31 दिसंबर 22 का बनाना है, तो ये 1 जनवरी 22 पे हमें ओपनिंग चाहिए, एम आई राइट? लेकिन 31 दिसंबर 21 पे जाके इसको ढूंढना है। तो 31 दिसंबर 21 यानी 1 जनवरी 22 पे आए तो ओपनिंग सरप्लस आ रहा है 32। बेसिकली ये कॉलम आपका मूवमेंट इन सरप्लस ही है। नोट हम वर्किंग बनाई ऐसे थी कि सारा कुछ इसी हिसाब से होता चला गया हमारा, इवन नोट, एक्सट्रैक्ट, एंट्री, सब कुछ ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सिर्फ इस कॉलम को देखें तो 4 रुपए क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर, तो ट्रांसफर वाले को ट्रांसफर में लिखो। उसके बाद लॉस आया, सरप्लस को खा गया 20, तो अरोज कोई नहीं हुआ, उल्टा गया, तो ये क्या बन गया, दिस इज मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है, सॉरी, हाँ इधर ले आए भाई जरा स्टार, क्या, हाँ उसका मतलब है कि ये स्टार इधर भी है ना। इस 10 साल के बारे में क्या कहा गया है कि ये रिमेनिंग लाइफ थी जब आखिरी बार रिवैल्यूएशन हुई, यही तो यूज कर रहे थे। वो स्टार आपको नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, अब तुम पहले निकल जाया करो ना, आज के बाद ये बात करना। एक ग्नू कैश है जी, अल्लाह करे को और भी हो, ये तो है ना, वह एक ही है मेरे ख्याल में, अब और बचा। तो ये जनाब पास पेपर 17 है, गन्नू कैश लिमिटेड। ये आपने होमवर्क में करना है, इंशाल्लाह इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अब सवाल करने की,
इसमें भी दोनों नोट हैं, लेकिन डिस्कस कर दूंगा जो प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। उसके बाद थोड़ा चूंकि वीकेंड आ गया है, थोड़ी सी ज़रा शफकत फरमानी है आपने। आपको आज मैं पार्ट बी दूंगा जिसमें मैं खानगढ़ वाला लेक्चर अभी कह देता हूँ, इनको तैयार कर देंगे, ठीक है। वो सवाल पिछली 3 नस्लों से तो ऐसे ही पार्ट बी में जा रहे हैं, यानी पिछले 3 बैचेस से, जब पहली बार आया था उसके अलावा, तो वो पार्ट बी को आपने ले लेना है। ये इसका आखिरी पास पेपर था आई थिंक, खानगढ़। पुराना होमवर्क में दिया था, कुछ मसाइल उसमें भी थे। फिर भी मसला कोई हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और जी मैसेज भी करवाऊंगा, अल्लाह करे बना लूँ ना मैं। तो होमवर्क बना जी, नंबर 1 पास पेपर कौन सा है, और नंबर 2 ऑल MC खानगढ़ हुआ है, ऑल MCQs ऑफ IS 40 ये आपने कर लेने हैं, ठीक है जी। IS 40 थोड़े हैं इसके MCQs, ठीक है। IS 16 के आप कर चुके हैं, तो सीधे कर ही जाओ ना। मेरे एंड पे कुछ पेंडिंग है तो वो मेरा बोझ हो ना, आप तक तो बोझ ना हो। तो IS 40 बस ये मेरे ख्याल में मंडे का दिन हमारा अगर लगा भी तो ये बस इनकी बाकियात को सीधा करने में लगेगा। लेकिन मैं नया टॉपिक में भी एक्रूवल करवाऊं, हाफ लेक्चर में वो कराऊंगा, हाफ लेक्चर में ये चला लेंगे। दूसरा दिन भी हाफ लेक्चर एक्रूवल, हाफ लेक्चर ये, चाहे वो 3 दिन चला जाए एक्रूवल 2 की बजाय, पर जरा नई चीज़ भी शुरू हो जाए, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।